लेट्स नाउ मूव टू द हिडन एडजस्टमेंट। सी अब तक मैंने आपको जो भी कराया वो कराई एडजस्टमेंट्स कराई जो ट्रायल बैलेंस के नीचे होगी। अब मैं आपको वो वाली एडजस्टमेंट्स कराऊंगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है पर वो हिडन है। मतलब ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है और उसमें कुछ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि ट्रायल बैलेंस का आइटम नहीं है बट वो एडजस्टमेंट है। कैसे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, सैलरी एंड रेंट पेड 10 मंथ। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट। सपोज करो मैं सैलरी का एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो लिखा हुआ है 50,000, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है भाई साहब हमने 10 मंथ की पे की है, बस ये लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, सैलरी है 50,000 रुपीज, ये 10 महीने की सैलरी। एक बात बताओ, कोई भी एम्प्लॉय मेरी कंपनी या मेरे बिजनेस के अंदर कम से कम 12 महीने काम करेगा। मैं फॉलो कर रहा हूं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड एज पर द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मुझे 12 महीने की सैलरी लेनी चाहिए। मैंने 10 महीने क्यों ली? हो सकता है 10 महीने की इसलिए लिया हो कि मैंने उसको 10 महीने का ही पे किया है, बाकी के 2 महीने मैंने पे ही नहीं किए, राइट। तो इसका मतलब है ये हिडन एडजस्टमेंट हो गई। और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो सैलरीज लिखा हुआ है 50,000, कितने महीने की है? 10 महीने की। तो एक महीने की सैलरी कितनी हुई सर? एक महीने की सैलरी हुई 5,000 रुपए। ओके, तो कितने महीने की मैंने सैलरी पे नहीं की? सर मैंने 2 महीने की सैलरी पे नहीं की। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय ने 10 महीने ही काम किया हो, 12 महीने नहीं। हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय ने 12 महीने काम किया हो जब तक क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा हो। ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है? सैलरी 10 मंथ। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस अपनी हिडन इंफॉर्मेशन बता रहा है, बोल रहा है देखो सैलरी है 10 महीने की, मैंने पे की है 50,000, इसका मतलब बाकी 2 महीने की पे करनी बाकी है या मुझे एडजस्टमेंट करनी बाकी है। तो एक अगर 50,000 10 महीने की है तो एक महीने की हुई 5,000 और 5,000 से हम एंट्री करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे? सैलरी की। कितने महीने की? 2 महीने की बाकी है। तो 2 महीने की सैलरी कितनी ड्यू हो गई? सैलरी ड्यू कितनी हो गई? फिर 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है? पहले तो ट्रायल बैलेंस का आइटम डायरेक्टली यहां लिख दो, जो भी आइटम है। इट कैन बी आइटम ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस है तो यहां पे कितनी दे रखी है सर? 50,000। ओके, अब 50,000 में से वो बोल रहा है कि भाई साहब मैंने 10 महीने की पे की है, इसका 2 महीने की पे करनी बाकी है। मैं फॉलो कर रहा हूं एक्रूअल सिस्टम, मुझे तो सारे खर्चे दिखाने पड़ेंगे क्या मैंने पे किया हो या नहीं पे किया हो। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10, 5,000, 2 महीने की 10,000 रुपये मुझे देनी बाकी है। तो एक मैं यहां पे मेरा खर्चा कितना हो गया? 10,000। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, और 10,000 मुझे एम्प्लॉय को देना बाकी है तो मेरी लाइबिलिटी, तो यहां पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 10,000। 2 एडजस्टमेंट हो गई ना। देखो इसकी एडजस्टमेंट की मैंने 50,000 डिवाइडेड बाय 10 5,000 इंटू 2 10,000। 10,000 मुझे देनी बाकी है, एक लाइबिलिटी और खर्चा भी बढ़ गया। अब देखो ना मेरे पूरे साल में खर्चा कितना है? 60,000। 50,000 प्लस 10,000, टोटल खर्चा 60,000। समझ में आया? और ये सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री होगी सैलरी, खर्चा है मेरा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 10,000। 10,000 से मेरा एंट्री हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग जहां पे भी वर्ड आ गया वो पर्सनल अकाउंट हो गया। चलो पहला इफेक्ट जल्दी बताओ, पहला इफेक्ट क्या होगा सर? पहला इफेक्ट होगा मेरा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एड टू एक्सपेंस फॉर बैलेंस मंथ। मतलब जितने भी या तो ट्रेडिंग का आइटम, अगर वेजेस होगा तो ट्रेडिंग में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में होगा तो लेट्स सपोज सैलरी। क्लियर है? ओके, दूसरा इफेक्ट एड टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी नाम होगा।
आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेज, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरनेट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेट्स, जो भी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो 10,000 रुपये। क्लियर है? तो दो एडजस्टमेंट हो गई। ये एडजस्टमेंट नीचे नहीं दे रखी है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो सैलरी 10 महीने की, 2 महीने की मेरी बाकी है 10,000 रुपये, 10,000 यहाँ ऐड किया और 10,000 मैंने यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? और मूव करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जो हिडन एडजस्टमेंट है। लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट नंबर 2 जो हिडन एडजस्टमेंट है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट और लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो भाई इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है, कितना अमाउंट लिखा हुआ है? लेट्स सपोज आपको लिखा हुआ है 6,000, कितना लिखा हुआ है? 6,000 रुपये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है पेड, यहां पे लिखा हुआ है पेड फॉर ईयर एंडिंग 30 जून 2021, सपोज करो 2021। क्लियर है? मतलब मैंने इस साल के लिए 6,000 रुपये पे किया, पूरे साल के लिए पे किया और ये 6,000 कौन से साल के लिए है? ईयर एंडिंग 30 जून। मतलब मैंने प्रीमियम कब दिया होगा? मैंने 1 जुलाई 2020 को दिया होगा। भाई मेरा अगर पूरा साल यहाँ पे ख़त्म होता है तो साल शुरू कब हुआ होगा? सर अगर मेरा पूरा साल सपोज करो 1 अप्रैल है 2020 और मैंने प्रीमियम पे किया 30 जून 2021, कितने साल का पे किया? ये 1 साल का प्रीमियम है। तो मैंने यहां से लेके 1 ईयर तक, तो 1 ईयर कब चालू हुआ होगा? उल्टी कैलकुलेशन कर लो, 1 जुलाई को कैलकुलेशन होगा। मतलब पहला साल जो साल चालू हुआ वो यहां से लेके यहां तक का हुआ। क्लियर है? भाई मैंने पूरा 6,000 रुपीज इंश्योरेंस खर्चा पे किया, तो इंश्योरेंस खर्चा मेरा यहाँ पे आ जाना चाहिए टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना? 6,000 रुपये। अब वो बोल रहा है ये तो 1 साल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 1 साल का ही तो होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आ गई, मेरा जो 1 साल है वो खत्म 30 जून को हो रहा है, स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जुलाई को। इसका मतलब है कि मेरी अकाउंटिंग बुक कब क्लोज हो रही है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग बुक क्लोज हो रही है आपकी 31 मार्च को क्लोज हो रही है। आपको 31 मार्च को बनाना है। अब एक बात बताओ, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 6,000, यहां से लेके यहां तक का पे किया 1 साल। तो इस साल का खर्चा कितना है? जिस साल की मैं बना रहा हूं, मैं कौन से साल की बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 की बना रहा हूं। ओके, मैं यहां की बना रहा हूं, तो मेरा खर्चा यहां से लेके यहां तक ही होना चाहिए। भाई मैंने इंश्योरेंस लिया ही 1 जून को है, तो मेरा इस साल का खर्चा एज पर द एक्रूअल सिस्टम जो आप 11 में पढ़ चुके हो, उसमें हमें क्या बताते हैं? इस साल का खर्चा कितना है जितना मैंने यूज किया। इस साल का खर्चा है 1 जुलाई पे लेकर 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का है। ये तो 6,000 12 महीने का है। इसका मतलब है 3 महीने का एडवांस पे कर दिया। राइट और रॉन्ग? 3 महीने का एडवांस पे कर दिया। इसका मतलब है टोटल जो खर्चा है वो 6,000 का है, वो 12 महीने कितना हो गया? सर एक महीने का 500। ओके, मतलब यहां से लेके यहां तक मैंने पे कर दिया 500 इंटू 3, 1,500 रुपये मैंने एडवांस पे कर दिया। ये खर्चा एडवांस है। और इस साल का खर्चा कितना है? 500 इंटू 9, 500 इंटू 9, 500 इंटू 9, 4,500। तो इस साल मुझे 4,500 दिखाना चाहिए, तो 1,500 रुपये मैंने एडवांस पे कर दिया, जो मैंने इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो मैं लेस करूंगा, लेस 1,500, लेस एडवांस, या आप लिख सकते हो इंश्योरेंस, या आप लिख सकते हो प्रीपेड। 1,500 रुपये मेरा इस साल का खर्चा 4,500 है। अब बाकी 1,500 रुपये मैंने एडवांस पे कर दिया। अरे किसी को मैं एडवांस दूंगा तो मैं उससे सर्विस ले सकता हूं, तो मेरा एसेट बन रहा है। या तो आप लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दो, या आप लिख दो एडवांस इंश्योरेंस लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। कितना पे किया आपने? 1,500। 4,500 नहीं, 1,500। टोटल 6,000 पे किया। 6,000 का 12 से डिवाइड किया, बिकॉज ये पूरे साल का है तो 1 महीने का 500 होता है। इस साल मैंने यूज़ किया 1 जून से लेके 31 मार्च, 9 महीने, तो इस साल 9 महीने का ही आना चाहिए। तो बाकी जो 3 महीने का जो
बाकी जो 3 महीने का है वो एडवांस में है, और वो एडवांस मैंने ऐसे माइनस कर दिया, तो 1500 रुपये, और वो 1500 रुपये मैंने यहाँ पे दिखा दिया एसेट है, क्योंकि मुझे लेना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, पहला एसेट हम दिखाएंगे एसेट साइड में दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, और दूसरा एसेट करेंगे सब्ट्रैक्ट, कोई भी हो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंस अनएक्सपायर्ड पोर्शन, अनएक्सपायर्ड पोर्शन। वो ट्रेडिंग भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, जो भी हो, जहां पे भी दिया हुआ हो, अगर ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग में आएगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो समझ में आया। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने 1500 रुपये पहले से ही एडवांस में पे कर दिया, तो मुझे उसकी सर्विस लेनी बाकी 1500, और इस वाला खर्चा कितना है, 4500। क्लियर है? अच्छा, एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 कम कर दूंगा, और 1500 मैं प्रीपेड में लेके जाऊंगा। ये सब 11th में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि हिडन है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी इससे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क है। क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टिल 30 जून, क्या लिखा हुआ है, पेड टिल 30 जून 2021, और मेरा अकाउंटिंग ईयर कौन सा क्लोज हो रहा है, मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। अब देखो, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, वो बताया था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पे ईयर एंडिंग नहीं लिखा हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टिल 30 जून तक पे किया हुआ है। देखो 6000 पे किया, पेड टिल 30 जून, तो फिर ये सेम ही तो है, पिछले वाला नहीं सेम है, पिछले वाला 1 साल का था और ये 1 साल का नहीं है। ये बोल रहा है मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम 30 जून तक पे किया, तो भाई साहब इस साल का तो पे किया ही किया, अगले 3 महीने का भी पे कर दिया, अप्रैल मई जून। मेरी जो बुक क्लोज हो रही है 1 अप्रैल को मेरी स्टार्ट होती है बुक, एंड 31 मार्च को 2021 को क्लोज होती है बुक्स। ओके, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 30 जून। अब आप दोनों में फर्क समझो, पहले वाले में लिखा था ईयर एंडिंग, यहां से लेके 1 जुलाई 2020, यहां से लेके यहां तक, पर इसमें लिखा हुआ है 30 जून तक पे किया है, राइट? तो मतलब यहां से लेके यहां तक पे किया है। कहां लिखा हुआ है ये पूरे 1 साल का है, इसका मतलब है ये इस साल का तो है ही, अगले साल के 3 महीने 1 2 3 अप्रैल मई जून 15 महीने, तो ये 6000 15 महीने का है, 6000 15 महीने का है, विच इज इक्वल टू 400, 1 महीने का 400 रुपए। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 6000 मैंने लास्ट अगले साल का कितना पे कर दिया, 3 महीने का पे कर दिया, तो मतलब 400 इंटू 3, 400 इंटू 3 मेरा एडवांस हो गया 1200 रुपए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में लेके जाऊंगा यहां पे, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 6000 लेस प्रीपेड कर लो, कितना सर 1200। सर 1200 कैसे, 1200 कैसे, अरे भाई 1200 भाई पूरे 15 महीने का है, ये 12 महीने का नहीं, ईयर एंडिंग नहीं लिखा हुआ, 15 महीने का है, तो 15 से डिवाइड किया, 1 महीने का गया 400, मैंने कितने महीने का एडवांस पे कर दिया सर, 400 इंटू 3 1200 रुपए का, तो वो यहां पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए। क्लियर है नहीं क्लियर है, दोनों समझ में आया? पहले वाले में जो 2 का ए पार्ट था उसमें लिखा था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर, ये पूरे 1 साल का था, तो 12 से डिवाइड किया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है टिल, इसका मतलब है ये 12 महीने का तो है प्लस 3 महीने, तो डिवाइड 15 करेंगे, 1 महीने का 400, 400 इंटू 3 मैंने एडवांस पे किया जो कि इस साल का नहीं है, तो वो एसेट में आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1200 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा 4800। तो पहला ट्रीटमेंट वही रहेगा, पहला ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर आएगा, एसेट्स में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस लिख दो, जो भी एक्सपेंस है प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दो, और दूसरा इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे अनएक्सपायर्ड पोर्शन, जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है, मतलब 3 महीने का अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, यूज नहीं किया।
क्लियर है, समझ में आया इंश्योरेंस प्रीमियम का? थोड़ा ठंडे दिमाग से वापस करना वाला पॉइंट और सोचो, कोई डाउट आएगा मुझे पक्का कॉल जरूर करना। ओके चलो अगले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट। ये भी हिडन एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है 8,000 रुपये और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 साल। भाई साहब ये 8,000 4 साल का है, मैं तो इस साल कितना यूज कर रहा हूँ 1 साल, मैं तो 1 साल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना, 4 साल का मैंने एक साथ क्यों पे कर दिया? मैंने सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 4 साल का एडवर्टाइजमेंट पहले से ले लो यार, हर साल कौन पे करेगा, लो 8,000 रुपये हर साल मेरे ये ऐड लाते रहो। एग्जाम्पल के लिए 8,000 पे किया 4 साल का। इस साल कितना यूज किया? सर इस साल तो मैंने 1 साल यूज किया। अगर 4 साल का 8,000 है तो 1 साल का कितना है 2,000, तो इस साल का तो 2,000 ही है। तो पहले तो आप जो आपका ट्रायल बैलेंस में आइटम आ रहा है ना एडवर्टाइजमेंट, वो लिख दो 8,000। इस साल का कितना है? तो इस साल 2,000। इसका मतलब है अगले 3 साल का कितना है 6,000। भाई 8,000 में से 2,000 इस साल का है तो आगे का कितना है 6,000। तो 6,000 लेस कर लो और लिख दो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, लेस कर लो। ओके यहाँ 2,000 दिखा दो और 6,000 कहाँ दिखा दो? अरे भैया मैंने पहले से ही पे कर दिया तो यहाँ दिखा दो ना। क्या दिखा दो? ये मेरा पहले का लिखा हुआ था, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना सर 6,000 रुपये। समझ में आया नहीं आया आपको? मैंने 8,000 एडवर्टाइजमेंट पे किया 4 साल का, इस साल तो मैं 1 साल का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल का आना चाहिए। तो 8,000 को 4 में डिवाइड करूंगा, टोटल कितना हो गया सर 2,000 रुपये एक साल का। तो मेरा यहाँ पे 2,000 आना चाहिए। मैंने पे तो 8,000 किया है, मतलब 6,000 मैंने एडवांस पे कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख दो एडवांस या फिर प्रीपेड लिख दो 6,000 रुपये, ये मेरा एसेट बन गया। तो पहला ट्रीटमेंट हो जाएगा शो इन एसेट साइड। एसेट साइड में दिखाओ अनएक्सपायर्ड पीरियड, जो पीरियड जो मैंने एडवांस दिया वो मेरा एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट में। और दूसरा एसेट कहाँ पे आएगा? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है अनएक्सपायर्ड पीरियड को सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस सब्ट्रैक्ट किया और वो कर लिया, सिंपल सी बात है। एग्जांपल ये एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट। सर एक बात बताओ, इसके अंदर और डेफर्ड में क्या फर्क है? बहुत ही थिन लाइन का फर्क है। डेफर्ड में मैं एक साथ बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूं और उसको मैं 5 साल तक लेके जाता हूं, 4 साल तक लेके जाता हूं, और इधर मैंने 4 साल का खर्चा एक साथ पे कर दिया। दोनों में फर्क है। डेफर्ड में मैं क्या कर रहा हूं? मैंने एक साथ बहुत बड़ा खर्चा कर दिया। ओके आएगा एक ही बार मेरा ऐड, वो एक ही साल आएगा, अगले साल ऐड नहीं आएगा, और एक साथ ही बहुत कर लिया, उसको मैंने 5 साल डिवाइड किया। इसमें मैंने अगले 4 साल तक मेरा सोनी पे ऐड आता रहेगा और आज ही मैंने पे कर दिया, तो ये 4 साल का है ना, तो इस साल का तो सिर्फ 2,000 है तो 2,000 जाना चाहिए, बाकी 6,000 मेरा यहाँ पे एसेट में चले जाएगा। और ये कुछ भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट क्या है? रेंट रिसीव्ड 11 मंथ, सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में रेंट रिसीव हुआ। एग्जांपल दे रहा हूं, रेंट रिसीव्ड कितना 55,000, मुझे 55,000 रिसीव हुआ, ये मात्र 11 महीने का है। मतलब मैंने तो पूरे साल बिल्डिंग दी होगी, जिसको भी मैंने अपना जो भी मैंने अपने रेंटल पे दी होगी, सपोज करो कि मैं पार्टनरशिप हूँ, मेरे पास बिल्डिंग खाली है, मैंने किसी को रेंटल पे दी तो 12 महीने के लिए दी होगी। सर 11 महीने के भी दे सकते हैं, पर क्वेश्चन में हिडन है, तो मैं मानूंगा कि 12 महीने के लिए दी हुई है। मुझे रेंटल मात्र 55,000 रुपीज मिला है जो कि 11 महीने का है, तो एक साल का 1 महीने का रेंट कितना हुआ? सर 1 महीने का रेंट हुआ 5,000 रुपये, तो मुझे 5,000 रुपये रेंटल मिलना बाकी है। तो देखो ट्रायल बैलेंस का आइटम तो एक ही बार आएगा, बाय रेंटल इनकम कितना 55,000। ओके, बट मुझे कितना मिलना बाकी है? सर 5,000 मिलना बाकी है, तो 5,000 मुझे मिलना बाकी है। सर कैसे?
अरे 11 महीने का रेंट मिला ना 55,000, तो एक महीना कितना हुआ 55 डिवाइडेड बाय 11, 5,000 सर, 5,000 हुआ। तो 5,000 का मिलना और बाकी है, मैंने 12 महीने के लिए दिया, 11 महीने का ही मिला, तो 5,000 मिलना और बाकी है। तो 5,000 रुपीज में यहाँ पे ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपए। सर इनकम साइड में क्यों लेके जा रहे हो, यहाँ पे क्यों नहीं लेके जा रहे हो? रेंटल इनकम, सारी जो भी कमीशन इनकम सब मेरा मेन बिजनेस नहीं है, मेरा मेन बिजनेस पेन बेचना है। तो वो जो भी इनकम होगी वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और इनकम साइड में ही जाएगा। अच्छा कितनी मिली 55,000, मिलना कितना चाहिए था सर 60,000, 11 महीने का, अगर 12 महीने का निकालूंगा तो 60,000, तो मतलब 5,000 रुपये नहीं मिला, मिलना बाकी है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्रूड रेंटल, ऐड करूंगा। सर ऐड क्यों करूंगा, अरे मिलना बाकी है ना। और यहां पे एसेट में दिखाऊंगा एक्रूड रेंटल इनकम, कितना 5,000। अरे भाई एसेट में आएगा ना, मुझे मिलना बाकी है, मुझे मिलना बाकी है 5,000 रुपये। तो टोटल मेरी इनकम कितनी हुई 55 + 5 60,000 रुपये। मैंने 12 महीने के लिए रेंट दिया, मिला मुझे 11 महीने का 5 और 1 महीने का मुझे बाद में मिल जाएगा 5,000 रुपीज। समझ में आया? अब इसकी जगह आप कुछ भी कर लो, रेंट की जगह आप कुछ भी आप कमीशन ले लो, रेंट ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हो कि 14 मंथ का, तो 14 मंथ पे डिवाइड करेंगे, बाकी का हम क्या लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, हमें एडवांस में हमें रेंटल मिल गया। क्लियर है? समझाऊं क्या? चलो अगर सपोज करो यही पॉइंट में मैं चेंज करूं, सपोज करो यही पॉइंट को अगर मान लो मैं करूं, सपोज करो चलो मैं इसको करता हूं, हाँ 13 × 4, एक मिनट रुको, 14 × हाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 42,000, ठीक है ना? क्लियर है? अगर ये लिखा हो रेंट रिसीव 42,000 और लिखा है ये वाला, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? रेंट रिसीव 42,000 है, क्या करोगे सर? 14 महीने का मुझे रेंट मिला, 1 मिनट 42 मिला, हाँ। अरे भाई मैंने इस साल कितना कमाया सर? इस साल तो मैंने सिर्फ 12 महीने का कमाया है ना। तो ये जो 42,000 है इसको 14 से डिवाइड करो, कितना आता है सर? 3,000 आता है। 42,000 डिवाइडेड बाय 14 = 3,000। इसका मतलब है मैंने 2 महीने का मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल गया। भाई मुझे मिलना चाहिए था 12 महीने का, भाई मैंने किसी को बिल्डिंग रेंट पे दी तो मुझे 12 महीने का ही मिलना चाहिए ना। मुझे कितने महीने का मिल गया? मुझे 14 महीने का मिल गया, मतलब 12 महीने की मेरी इनकम दिखाऊंगा, 2 महीने का मुझे एडवांस मिल गया। तो 2 महीने कितना हुआ? 3,000 × 2 6,000 रुपीज। तो 42,000 यहाँ पे लिखा हो लेस एडवांस रेंटल, एडवांस मिल गया मुझे रेंटल, कितना मिल गया 6,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36,000 रुपीज। और ये 6,000 मुझे एडवांस मिल गया, तो मुझे उसको सर्विस देनी है। अगर मुझे उसको सर्विस देनी है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एडवांस रेंटल। सर क्या करा रहे हो? अरे क्वेश्चन के लैंग्वेज समझो ना। मैंने 42,000 मुझे रेंटल मिल गया इनकम, ओके, पर मेरी इनकम तो 12 महीने की होनी चाहिए। तो 42 डिवाइडेड बाय 14 कितना होता है? 1 महीने की 3,000। तो 2 महीने का मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल गया, जो कि मेरी इस साल की इनकम ही नहीं है। तो मैंने हटा दिया, वो 3,000 रुपये × 2 6,000 मैंने माइनस कर दिया, मुझे एडवांस में मिल गया। तो मुझे उसको अगले 2 महीने तक सर्विस फ्री में देनी है, तो मेरी लाइबिलिटी बन रही है, तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है? तो जो भी ट्रीटमेंट होगा, अगर 11 महीने का होगा, अगर 11 महीने का होगा तो क्या करेंगे? देखो 11 महीने का होगा तो पहला इफेक्ट होगा, ऐड करेंगे, ऐड टू इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम एसेट साइड में दिखाएंगे एक्रूड रेंटल, ओके। और अगर यही क्वेश्चन सपोज करो यही लिखा हुआ हो रेंट रिसीव्ड 14 मंथ, तो हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लेस आ रहा है, और इसको हम दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड के अंदर एडवांस रेंटल। ठीक है ना? समझ में आया आपको? क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है आपको?
ओके, तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हमें 42,000 मिला, हमें मिलना चाहिए था 12 महीने का, तो 3,000 इंटू 12 35,000 यहाँ पे आ गया। बाकी 6,000 का मुझे एडवांस मिल गया, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एडवांस रिटर्न मिला दिया। क्लियर है, दोनों सब में आ गया आपको फर्क, एक 11 महीने का 14, हमें तो भैया 12 महीने का ही दिखाना है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, 10% लोन बोरोड। कब बोरो किया मैंने, 1 जनवरी को बोरो किया 2021 को, और मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा 31 2021। कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है 10% लोन 1 लाख रुपए, खत्म, और नहीं लिखा हुआ। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोरोड ऑन 1 जनवरी 2021। मेरी अकाउंटिंग कब क्लोज हो रही, 31 मार्च को क्लोज हो रही है। अब वो बोल रहा है कि मैंने 1 लाख का लोन लिया 10% के हिसाब से, तो पूरे साल का मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। मैंने किसी से लोन बोरो किया है तो मुझे पे तो करना पड़ेगा। हाँ, कितना इंटरेस्ट है सर, 1 लाख पे पूरे साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो 10/100 इज इक्वल टू 10,000 रुपए, वो 1 साल का बनता है। ओके, मैंने इस साल लोन कितना यूज किया सर, इस साल मैंने लोन यूज किया 3 महीने के लिए। क्यों, 1 जनवरी को लिया ना, तो जनवरी फरवरी मार्च पूरे 3 महीने के लिए यूज किया, तो 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट तो देना होगा। भाई मुझे इंटरेस्ट देना होगा ना, मैंने लोन बोरो किया है तो मुझे लोन मैंने बोरो किया है तो मुझे पैसा तो वापिस, मेरी लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, अब वो 1 लाख मुझे वापस देना है और उस पर इंटरेस्ट भी देना है। कितना इंटरेस्ट देना है, 1 लाख पे इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से, पूरे साल का 10,000। मैंने इस साल मात्र 3 महीने यूज किया है, तो 10,000 इंटू 3/12, तो 4 2500 रुपए, 2500 रुपए मुझे इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर है, और अगर मुझे इंटरेस्ट किसी को पे करना है तो मैं यहां दिखाऊंगा टू इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 2500 रुपये यहाँ पे आएगा, और दूसरा 25 मुझे पे करना है, तो लाइबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लियर है, और इसको आप हमेशा पता ख्याल करो, अलग से नहीं दिखाएंगे। हमें सपोज करो हमारा लिखा हुआ है ना 10% लोन लिखा हुआ है 1 लाख का, और हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 2500 का, तो 102,500। क्लियर है, वापस समझाऊं मैं आपको, मैंने 1 लाख का लोन दिया, मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए उस पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपये पूरे साल का। मैंने इस साल सिर्फ 3 महीने यूज़ किया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दूंगा, 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है 2500, तो मुझे देना है, लाइबिलिटी में ऐड करके दिखाऊंगा 2500। ओके, और मुझे किसी को देना है, तो लाइबिलिटी खर्चा है, तो खर्चा मेरा क्या, खर्चा ही है ना मेरा, किसी को इंटरेस्ट दूंगा तो मेरा खर्चा ही तो होगा, तो वो खर्चा कहाँ जाएगा आपका 2500 रुपये यहाँ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या आपको, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, क्लियर है। चलो अब अगले पे मूव करते हैं, पर यहाँ पे अब ध्यान रखना मैंने लोन बोरो किया है, अगर यही मैंने किसी को लोन दिया होता तो मेरी इनकम साइड में आता, कंसेप्ट तो वही रहता। यहाँ कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ कि मुझे टाइम फैक्टर का ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 महीने के लिए मैंने लोन यूज़ किया है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। बैलेंस ट्रायल बैलेंस में और कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, तो इंटरेस्ट कितना है, तो ये 2500 रुपये। सपोज करो कि चलो अभी इसी में थोड़ा सा एडवांस मूव करो, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो अगर यहाँ पे लिखा हो इंटरेस्ट एक्सपेंस, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ हो 1000 रुपये, सपोज करो 700 रुपये लिखा हो, इसका मतलब है मेरा खर्चा कितना है 700 रुपये। ओके, अब मेरा 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट होता है 3 महीने का 2500, मैंने पे कितना किया मात्र 700, इसका मतलब है बाकी मुझे 1800 रुपये और पे करना है, तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, ये क्या कर रहे हो, 1800 कैसे आएगा, अरे भाई 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना होता है पूरे साल का, पर 10,000, 3 महीने कितना होता है 2500, तो मेरा खर्चा 2500 होना चाहिए, हाँ 2500 होना चाहिए। 700 मैंने पे कर दिया, इसका मतलब बाकी का क्या होगा, बाकी का 1800 मैंने पे नहीं किया, तो 1800 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया 2 एडजस्टमेंट हो गई। तो एक एडजस्टमेंट क्या करूँगा, एक मैं करूँगा शो इन लाइबिलिटी साइड ऐड टू लोन अकाउंट अनपेड इंटरेस्ट, और दूसरा शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इंटरेस्ट एक्सपेंस।
आउटस्टैंडिंग, मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। एक तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा 1800 रुपये, और एक मैं कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊंगा। क्लियर है कंसेप्ट? आगे मूव करें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, 10% इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो बट ऑब्वियस 10% इन्वेस्टमेंट, लेट सपोज यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, कितने का है, सपोज करो 1 लाख का है, ठीक है। वो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट मैंने 1 जनवरी को किया, 1 जनवरी 2021 को किया, तो मुझे उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए या देना पड़ेगा। अरे यार मैं कभी किसी को, ये एसेट में डेबिट या फिर लाइबिलिटी में आ रहा है, और ये एसेट में आ रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना। जब भी मैं कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, तो मेरी इनकम होगी। पूरे साल की इनकम कितनी है सर, 1 लाख को 10% से डिवाइड करो सर 10,000 रुपये। ओके, पूरे साल की इनकम है 10,000 रुपये। हाँ, अब मुझे कितना आया सर, 1 रुपये भी नहीं आया, मुझे 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं आया, तो इसका मतलब है 10,000 रुपये मिलना चाहिए। नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट कब किया, 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आना चाहिए, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 3/12 = 2500 आना चाहिए। इतना मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट इनकम कितना आना चाहिए, 2500 रुपये। और सुनो, यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार तो आएगा ही आएगा, और इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 2500 रुपये। तो 2500 रुपये मैं अलग से दिखाऊंगा, ऐड नहीं करोगे, क्या लिखाऊंगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल। देखो कुछ बुक्स ने लिखा हुआ है इसमें ऐड करेंगे, 1 लाख में ऐड मत करो, अलग अलग दिखाओ। एसेट साइड में हम ऐड नहीं करते, लाइबिलिटी साइड में हम ऐड करते हैं, एसेट साइड में हम अलग अलग दिखाते हैं, 1 लाख अलग, 2500 अलग, साथ में भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा सजेशन है, जो राइट वे है वो है कि आप अलग अलग दिखाओ। क्लियर है? वापस बता रहा हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट से इनकम आनी चाहिए 2500 रुपये। 3 महीने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो 2500 रुपये मेरी इंटरेस्ट इनकम है, तो 2500 रुपये मुझे आई 0, कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो 0 आई, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका मतलब है पहले तो मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा एसेट साइड के अंदर एज इंटरेस्ट रिसीवेबल, और एक मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड के अंदर मैं ऐड करूंगा, प्लस करूंगा। क्लियर है? अच्छा, इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। सपोज करो मुझे इंटरेस्ट इनकम दे रखी है 600 रुपये, कितनी दे रखी है, 600, तो इसका मतलब है मुझे 600 मिल गया, तो इसका मतलब है 1900 मिलना बाकी है, 1900 मिलना बाकी है, इसका मतलब है यहाँ पे 1900 रुपये आएगा। पर कैसे? अरे भाई 1 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होता है, 10,000, 3 महीने कितना होता है, 2500, 2500 में 600 मिल गया, देखो ना 600 इनकम में आ रहा है, इसका मतलब है कि मुझे 1900 नहीं मिला, 1900 मुझे लेना है, 1900 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? दोनों बातों में आपको समझ में आया? अगर ट्रायल बैलेंस का आइटम ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी होता है, कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट आपको लिखा हुआ है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, वहां कुछ नहीं लिखा हुआ, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड लिखा हुआ है 2 लाख रुपए, कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, हमेशा लाइबिलिटी में नहीं आएगा, डेबिट में आएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 2 लाख रुपए, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ 12 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो मैं एज्यूम करूंगा पूरे साल मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरी इनकम तो आनी चाहिए। इनकम क्यों नहीं आई, कहां पे इनकम है, कुछ दिख नहीं रही है, तो पूरे साल की इनकम कितनी है सर, 2 लाख इंटू 10% = 20,000 रुपए इनकम आनी चाहिए। तो मैं यहां दिखाऊंगा बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना सर, 20,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, 2 लाख रुपए। ओके, मुझे 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो मुझे किसी से पैसे लेने हैं, मुझे गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, तो 20,000 रुपये यहाँ पे, 2 लाख रुपए लेने हैं, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और मुझे इंटरेस्ट भी लेना है 20,000 रुपये पूरे साल का, तो 20,000 रुपये यहाँ पे, 20,000 रुपये यहाँ पे। समझ में आया? क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ 12 महीने 10 महीने, तो आपको देखना है, रेट लिखी हुई है भाई साहब, तो पूरे साल का 20,000 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर सपोज करो लिखा हुआ हो इंटरेस्ट इनकम, सपोज करो लिखा हुआ हो 5,000 रुपये, ओके, तो इसका मतलब है मुझे 20,000 मिलना चाहिए, 5,000 मिल गया, तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा 5,000 रुपये ऐड एक्रूड
इंटरेस्ट कितना 15,000 रुपये, और यहाँ मैं दिखाऊंगा 15,000 रुपये। क्यों? अरे भाई मुझे 20,000 रुपये मिलने चाहिए थे, 5 मिल गए, 5 इनकम आ गई, 15,000 रुपये मिले नहीं, मिलने चाहिए ना। एसेट साइड में आएगा 15 और 15 मेरे इनकम साइड में आएगा, 20,000 यहाँ पे वहाँ पे वो। क्लियर है? तो पहला एसेट क्या होगा? बैलेंस शीट में दिखा दो एसेट साइड के अंदर इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्लियर है? ओके। और दूसरा कहां दिखा दो? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो इनकम साइड के अंदर। क्लियर है? जितना मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला। ओके। तो यहां पे 20,000 रुपये इंटरेस्ट है, मुझे 5,000 मिल गया, 15,000 नहीं मिला, 15,000 मेरा यहां पे आ गया, और मुझे इंटरेस्ट कितनी आई? फिर 5,000 रुपये आई, तो 15,000 मुझे मिलना बाकी है। अलग अलग दिखाओ, दोनों को कंबाइन मत करो, 2 लाख प्लस 15,000 मत करना, 2 लाख अलग, 15,000 रुपये अलग करना है। क्लियर है? समझ में आया आपको ये वाली एडजस्टमेंट? चलो ओके स्टूडेंट, सो वी हैव ऑलरेडी डन विद द एडजस्टमेंट। अब मैं एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो एक एडजस्टमेंट में आएगा। क्या आएगा? मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब ये तो बहुत सिंपल है सर, नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकाल दो। प्रॉब्लम ये आ गई, क्वेश्चन में 2 लिखे हुए, या तो ये या फिर ये, दोनों से एक होगा। बिफोर चार्जिंग अ कमीशन नेट प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग अ कमीशन, और नेट प्रॉफिट। यहां पे लिख दो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट मैं 11th में अच्छी तरह आपको समझा चुका हूं। यहां पे मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। आई एम श्योर आपको ये आता होगा, 11th के अंदर नहीं हो तो 11th का रिविजिट करो। देखो, अगर लिखा हुआ हो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन ऐसे निकालना है, जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है इनटू जो भी कमीशन रेट है, कमीशन रेट है डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। सपोज करो अगर रेट है 8%, तो 8% डिवाइडेड बाय 100। अगर मेरा फायदा हुआ 5 लाख का, तो 5 लाख का डिवाइडेड बाय 8/100 इज इक्वल टू 40,000 रुपये। अगर मेरा नेट प्रॉफिट 5 लाख है तो 8% है तो दिस। ओके। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग अ कमीशन, इसका मतलब है कमीशन चार्ज करने के बाद कमीशन निकालना है। अरे यार ऐसे कैसे होगा? अरे आपको सब मैंने आपको बता चुका हूं। सपोज करो नेट प्रॉफिट है मेरा 100 रुपये, अब कमीशन बोल रहा है कमीशन, और ये होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओके। वो बोल रहा है कि ये जो रेट है, ये जो रेट है ये इस पे निकलेगी, मतलब ये जो रेट है ये इस पे निकलेगी, और ये जब तक नहीं निकलेगा जब तक ये नहीं निकलेगा। नहीं समझ में आया आपको? एक मिनट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये है आपका नेट प्रॉफिट, और ये है आपका कमीशन, और ये है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। भाई सपोज करो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, वो बोल रहा है कमीशन की जो रेट है वो इस पे निकालो। पहला वाला केस कौन सा था? ये वाला, बिफोर चार्जिंग। तो कमीशन अगर 8% है तो 8% 100 पे निकालो, तो हमने निकाल दिया। पर यहां पे बोल रहा है 8% इस पे नहीं निकालना। 8 सपोज करो कि कमीशन है 5 लाख रुपए, चलो 5 लाख रुपए, 8% अगर इस पे निकालना है तो बहुत सिंपल है, निकाल दिया। पर बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा ये चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 8%। ऐसे कैसे होगा? या ये इस पे डिपेंडेंट है, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा, और जब तक ये नहीं निकलेगा जब तक ये नहीं निकलेगा। मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये इस पे निकालना है, और ये तभी निकलेगा जब दिस माइनस दिस होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है इनटू कमीशन रेट करेंगे, कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट। फॉर्मूला लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट इंटू कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट। कमीशन रेट कितनी है? 8%, 5 लाख रुपए कमीशन है, तो ये है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 5 लाख रुपए। कमीशन रेट कितनी है? 8% डिवाइडेड बाय 108, तो कितना आता है? देखो निकालते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल टू
37037, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा मैं बता रहा हूं आपको, 37037 माइनस 37037 माइनस 5 लाख रुपए इज इक्वल टू 462963, ठीक है ना, 462963। हाँ क्लियर है। तो ये हमने फॉर्मूला कैसे निकाला, क्वेश्चन में अगर वर्ड आ गया आफ्टर तो दिस इनटू कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, क्वेश्चन में वर्ड आ गया बिफोर तो जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है उस इनटू डायरेक्टली 8/100 करना, 100/100 प्लस 8 मत करना, आफ्टर आएगा तो ये करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो इसका 8% निकालना, 8% एग्जैक्टली ये आएगा, चेक करना 462963 का आप 8% निकालो वही आएगा। कंसेप्ट में आपको 11th में इन डेप्थ में मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर है। हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्लियर। चलो अगले में मूव करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी एडजस्टमेंट भी कर ली, हिडन एडजस्टमेंट भी कर ली। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आइटम आ जाते हैं तो हमें क्या करना, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये रूल ध्यान रखना जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑल नॉमिनल विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी रियल या पर्सनल अकाउंट है वो 100% बैलेंस शीट में जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, बस ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में ये आइटम आ गया तो एक बात तो पक्का है कि वो एक ही बार आएगा, या तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग या बैलेंस शीट। अब वो कहाँ जाएगा वो हमें बताना है। देखो पहला पेज नंबर 23 ऑफ योर महाराष्ट्र बुक, ये वाली बुक जो है 23 पे आ जाओ, आसपास ही होगा, अगर आपकी बुक थोड़ी चेंज हो गई हो तो 23 पेज पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में आइटम आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स्ड बाय आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, एक्रूड, इसका मतलब है वो पर्सनल अकाउंट बन गया, और पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग खर्चा मुझे किसी को देना है लायबिलिटी के अंदर, क्लियर है। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने पहले किसी को पे कर दिया, पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड नॉमिनल नहीं है, प्रीपेड वर्ड हो गया ना, मुझे उससे सर्विस लेनी है, मैंने पहले पे कर दिया तो मैं उससे सर्विस लूंगा, तो एसेट साइड में। ओके, एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ जाएगी, अरे यार मुझे इनकम आनी है, आउटस्टैंडिंग का तो ये नहीं कि मुझे पे करना है, मुझे इनकम आनी है, पैसा आना है, तो कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। एनी इनकम रिसीव इन एडवांस, मुझे पहले से ही इनकम पहले से ही मिल गई तो लायबिलिटी साइड में, मुझे उसको सर्विस देनी है, 12th में आपने सीए की फीस दे दी तो मुझे यहाँ पे लायबिलिटी साइड के अंदर ही दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। अरे यार सिंपल सी बात है ना, मुझे आपने पहले इनकम दे दी तो मुझे आपको सर्विस देनी है, और ये कौन सी हो गई, पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ वो यहां पे मत माइनस करना, ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस का आइटम भाई साहब एक ही बार आएगा, कोई भी एंगल से वो दो बार नहीं आ सकता, ये बात मन में बैठा दो। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम है डेप्रीसिएशन, तो आप चुपचाप यहां पे दिखा देना। बच्चे गलती करता क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन, यहां पे तो दिखाएंगे, बहुत स्मार्टनेस दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां पे मशीनरी पे भी माइनस कर लेते हैं, ऐसा मत करो। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आएगा, मैं आपको 1000 बार बात कर चुका हूं, यहां मन में बैठा दो, अनलेस एंटिल कोई हिडन एडजस्टमेंट हो। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आइटम आ रहा है तो वो एक ही बार आएगा। डेप्रीसिएशन नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, यहां जाएगा। अब डेप्रीसिएशन और मशीनरी लिखा हुआ है तो वो यहीं जाएगा, यहां माइनस मत कर लेना, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। यही अगर एडजस्टमेंट में आता तो 2 बार आता, क्लियर है। चलो उसके बाद लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट में मुझे नुकसान हो गया, अरे यार खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुड विड्रॉन बाय द पार्टनर, ड्राइंग देखो ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, पार्टनर ने गुड विड्रॉ किया तो ड्राइंग अकाउंट सर होता है नॉमिनल नहीं, रियल नहीं, पर्सनल, पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर से मुझे पैसे लेने हैं यार, मैं बिजनेस में, मेरे 2 पार्टनर है ए और बी, और मेरा वो मेरे बिजनेस से पैसे कुछ लेके गया तो मैं उससे पैसे वापस लूंगा, तो ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट, लिख दो ड्राइंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, और मुझे उससे पैसे लेने हैं, या तो आप एसेट साइड में दिखाओ ड्राइंग ऑफ पार्टनर ए यहाँ पे, या फिर पार्टनर ए की कैपिटल से माइनस कर लो, या फिर एसेट में दिखाओ, अगर यहां करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कैपिटल से माइनस करो, एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। एडजस्टमेंट में होगा तो 2 बार आता है, एक ट्रेडिंग में आता है और एक यहां माइनस होता है।
ट्रायल बैलेंस में आ गया तो एक ही बार आएगा, या तो यहां आएगा या फिर यहां पे माइनस करके आएगा, क्योंकि मुझे पैसे लेने हैं, वो डेबिट आइटम ही होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? उच्च जनरल रिजर्व होता है गुल्लक। हर कंपनी, हर बिजनेसमैन अपना एक गुल्लक बनाती है, सब कुछ प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं बांटती है। जनरल रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड में। सर क्यों? अरे भाई मेरा प्रॉफिट है, मुझे प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को, तो जनरल रिजर्व यहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा लायबिलिटी साइड में। क्यों? अरे भाई सीधी सी बात है, मुझे पार्टनर को देना है। दिस इज एन ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट, इट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैंने रखा हुआ जनरल रिजर्व। क्लियर है? तो मुझे उसको देना है तो लायबिलिटी साइड में ही आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक ने मेरे अंदर कुछ डिपॉजिट किया, मेरे को कुछ पैसे दिए तो मुझे वापस देना पड़ेगा। हाँ, पर्सनल अकाउंट है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट, तो लायबिलिटी साइड में आएगा। अरे यार पब्लिक ने मुझे डिपॉजिट दिया तो मुझे उनको पैसा वापस देना पड़ेगा ना, मैं खा तो नहीं जाऊंगा, तो यहाँ लायबिलिटी साइड में आएगा। उसके बाद गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल, मैंने गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल क्या लिखा हुआ है, गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, मैंने फ्री सैंपल में गुड डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रायल बैलेंस में आ गया, इसका मतलब है वो कहां जाएगा, वो यहां प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेडिंग में मत दिखा देना, सर आपने तो बताया था ट्रेडिंग में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, पर वो कहां पे आएगा, ये एडजस्टमेंट हो चुकी है। अगर एडजस्टमेंट हो चुकी है इसका मतलब है यहां वाला आ चुका है और ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आएगा, तो क्या लिखा हुआ है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल, तो 100% प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर ट्रायल बैलेंस में आइटम आ गया गुड ड्यूटी फ्री सैंपल, तो अब यहां ही दिखाओगे, यहां नहीं दिखाओगे। ओके, और आपको और भी ज्यादा कंफ्यूजन होना तो देखो डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है तो यहां पे आएगा, बट ऑब्वियस डेबिट में आ रहा है तो यहां तो आ ही नहीं सकता। क्लियर है? चलो आगे लिखते हैं। सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ है, अगर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप जब कुछ टोटलिंग करते हो 10 रुपए एसेट साइड, 15 रुपए लायबिलिटी साइड, 5 रुपए का फर्क आता है तो आप सस्पेंस में डाल देते हो। तो वो सस्पेंस अकाउंट आपने 11th में पढ़ा था। सपोज करो यहाँ का टोटल आ रहा है 10, यहाँ का आ रहा है 15, तो आप क्या करोगे, 5 रुपए यहाँ पे सस्पेंस में डाल दोगे। अभी तक हमें मालूम नहीं चला कि यार ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैंने बहुत देख लिया, 10 दिन हो गए मैं देखा जा रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा अगली बार देखेंगे, अगले साल देखेंगे, सस्पेंस में डाल दिया 5 रुपए। अब वो 5 रुपए अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, भाई आपका ट्रायल बैलेंस बना हुआ है डेबिट और क्रेडिट, अगर सस्पेंस डेबिट में आ रहा है तो यहां पे आएगा एसेट में, और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो लायबिलिटी में आएगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद लिखा हुआ है बैंक फॉर कलेक्शन, क्या लिखा हुआ है, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द बिल, मैंने कलेक्शन ऑफ बिल के लिए बैंक का बैलेंस है, तो इसका मतलब है वो डेबिट में ही आ रहा होगा, मुझे पैसे मिलने बाकी हैं कलेक्शन ऑफ बिल से, तो वो एसेट साइड में ही आएगा। यहां पे तो आने का सवाल ही नहीं, तो पर्सनल अकाउंट है। बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल, मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है, तो मतलब मुझे पैसे आने बाकी हैं, वो एसेट के अंदर हो गया। क्लियर है? तो सारी एडजस्टमेंट्स हो गई आपकी यहाँ पे, जो भी ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको सारे आइटम बता दिए। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आएगा, प्लीज ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 बार, एडजस्टमेंट का 2 बार आएगा, और रियल पर्सनल नॉमिनल का ध्यान रखना, नॉमिनल हमेशा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड रियल एंड पर्सनल ऑलवेज 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 बैलेंस शीट। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स नाउ मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ये प्रैक्टिकल पार्ट मूव करने के पहले मैं आपको स्टेप्स बताना चाहता हूं जो मैं हर क्वेश्चन में फॉलो करूंगा या सीरियल वाइज फॉलो करूंगा, और ये स्टेप्स आप एक फ्रेश कॉपी में लिख दो, प्लीज लिख दो। क्या लिखा हुआ है, पहले तो आप पूरा क्वेश्चन फट पढ़ोगे, एडजस्टमेंट पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, उसके बाद आप मार्किंग करोगे ट्रायल बैलेंस की, किसकी मार्किंग करोगे, एडजस्टमेंट की मार्किंग करोगे। सपोज करो अगर लिखा हुआ है सैलरी, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सैलरी अनपेड जेट, तो सैलरी को ट्रायल बैलेंस में मार्क कर लो, रेंट का है तो रेंट को मार्क कर लो, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को मार्क कर लो। उसके बाद मार्क हिडन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस पढ़ो और हिडन एडजस्टमेंट, कहीं पे लिखा होगा रेंट ब्रैकेट में 10 महीने, उसको मार्क करो, उसका भी 2 एडजस्टमेंट्स होंगे। क्लियर है? फिर एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नीचे होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को टिक करो। उसके बाद पोस्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करो, नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर रियल और पर्सनल है तो बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद एडजस्टमेंट के दोनों अफेक्ट दे दो, कहां दे दो,
एक डेबिट में एक क्रेडिट में, जो भी आपको मैंने अभी एडजस्टमेंट सारे बताई है। उसके बाद सारे लेजर क्लोज करोगे कैपिटल को छोड़ के, क्योंकि कैपिटल में अभी प्रॉफिट जाएगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालो, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालो, और वो प्रॉफिट आप ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके आप बैलेंस शीट में लेके जाओ, लायबिलिटी या एसेट साइड में जहां पे भी आ रहा है, और अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। तो ये हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। लंबा लंबा स्टेप्स लग रहा है पर बहुत सिंपल होता है। पर यस, ये स्टेप आप एज इट इज लिख दो, कुछ भी वर्डिंग चेंज नहीं करोगे, जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली लिखो। और उसके बाद अब मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखना कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सो लेट्स नाउ डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ द फाइनल अकाउंट।